कि हम फ्यूचर में क्या करने जा रहे हैं और किस लिए करने जा रहे हैं। टेक्नोलॉजिकली मैं जैसे वही बताता हूं, उस जमाने में हम लोग ये कार्ड वार्ड स्वाइप करना एक नई चीज होती है। मैं आपको बताऊं, मेरे एक फ्रेंड थे, उन्होंने मुझे न्यूयॉर्क से ह्यूस्टन का इनवाइट किया, तो मैंने कहा जाने का टिकट अलग है, लौटने का अलग है। मैंने कहा तो उस जमाने में लोग सोच रहे यार कैसे हो सकता है कि एक ही जगह जाना आना है तो जाने का टिकट अलग, आने का अलग, वो सब कुछ हो गया चीज। और वो भारत जो माना जाता था टेक्नोलॉजी में के एडॉप्शन में पीछे रह जाएगा, आज मोदी जी ने डिजिटल इंडिया में ये पहुंचाया है कि हम डिजिटल ट्रांजैक्शन में दुनिया के नंबर 1 देश हैं। और नंबर 1 ही नहीं है, 2023 में भारत ने दुनिया का कितना डिजिटल ट्रांजैक्शन किया है? 46%, जो हमारे बाद के नेक्स्ट 4 कंट्रीज के टोटल से मिला के भी जाता है। यानी जो कहते थे कि भारत टेक्नोलॉजी में एडॉप्शन में पीछे रहेगा, इनको क्या समझ में आएगा। आज आपको याद हो, जापान के प्राइम मिनिस्टर आए थे दिल्ली के खान मार्केट में, उन्होंने यूपीआई से पेमेंट किया था। आपने देखा होगा फ्रांस के अभी जो राष्ट्रपति आए थे, उन्होंने जयपुर में चाय वाले को डिजिटल पेमेंट किया था। भारत ने इतना बड़ा परिवर्तन दिखाया। और परिवर्तन सिर्फ इतना ही नहीं है, अगर हमें विकसित राष्ट्र बनाना है तो मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। पावर की रिक्वायरमेंट तो है ना, इलेक्ट्रिसिटी। 2014 से पहले हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो थी उसका 50 से 60% कोयले से आता था। अगर आप उसी प्रोसेस के थ्रू भारत को विकसित राष्ट्र जितनी ऊर्जा देना चाहेंगे तो इतना इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो जाएगा, दैट विल बिकम बियॉन्ड इमेजिनेशन। तो मोदी जी ने आके क्या किया? सोलर एनर्जी पे फोकस किया, क्लीन एनर्जी। सोलर एनर्जी में हमने 25 गुना अचीवमेंट किया, 25 टाइम्स। और फिर ये टारगेट रखा कि 2030 तक भारत की इंस्टॉल कैपेसिटी का 40% क्लीन एनर्जी होना चाहिए। और भारत में हमेशा प्रोजेक्ट डिले होते थे। पहली बार ऐसा हुआ कि 40% इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ क्लीन एनर्जी का टारगेट 2022 में अचीव हो गया, 8 साल। नाउ द रिवाइज्ड टारगेट फॉर 2030 इज 50%। और सिर्फ इतना ही नहीं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना और उसका केंद्र भारत के गुरुग्राम में बना। नाउ वी हैव बिकम द लीडर ऑफ द वर्ल्ड इन सोलर एनर्जी। अब एक और बात देखिए, बहुत से लोग आते हैं ना, मुफ्त बिजली मुफ्त बिजली। अरे तुम्हारी सोच केवल उस मुफ्त तक रह गई थी। मुफ्त कैसे दी जा सकती है, ये मोदी जी से सीखो। उन्होंने क्या किया? पहले हमने सोलर एनर्जी में क्वांटम जंप लगाया, फिर सोलर एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। अब सोलर सेल की मैन्युफैक्चरिंग पीएलआई के तहत शुरू की। जब सोलर रूफटॉप की मैन्युफैक्चरिंग में भी हम हो गए तो आपको याद हो, उन्होंने कहा 1 करोड़ घरों के ऊपर सोलर रूफटॉप होंगे। यानी अब परमानेंट मुफ्त बिजली उन घरों को मिलेगी, जिसका कोई बोझ सरकार के ऊपर भी नहीं पड़ेगा। और उनमें से जो लोग एक्सेस बिजली पैदा करेंगे वो सरकार के फीडर को सेल भी कर सकेंगे। यानी भाई तुम तो सरकारी खजाने से मुफ्त बिजली देने पे पड़े थे, यहां भगवान के खजाने से मुफ्त बिजली देकर कमाने की भी व्यवस्था उन्होंने करके दिखा दी। और वो भी क्लीन एनर्जी के थ्रू। ये है नया भारत। मगर नया भारत सिर्फ इतने से नहीं है। इसी गुजरात में मोढेरा गांव भारत का नहीं, दुनिया का पहला गांव बना जो टोटल सोलर एनर्जी पे चल रहा है, जहां एक एक घर की बिजली सोलर एनर्जी से आ रही है। यानी दैट सिंबलाइजेस अ मॉडर्न विलेज, अ फ्यूचर विलेज ऑफ इंडिया। मगर उसी मोढेरा गांव में सूर्य भगवान का मंदिर भी है। यह है कि हम फ्यूचर में आगे बढ़ेंगे तो कैसे बढ़ेंगे। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि सूर्य के 7 रंग होते हैं, विप जोर सबने पढ़ा होगा। और जब मंदिर में जाइए तो भगवान सूर्य के कितने घोड़े हैं? तो भाई पता तो हमको भी पहले था, मगर दिमाग में ऐसा भर दिया गया है कि जब तक वो नहीं बताएंगे तब तक हमें समझ में नहीं आएगा। और आप एक और बात देखिए, ये 1 करोड़ घरों को सोलर रूफटॉप देने की घोषणा किस दिन हुई? 22 जनवरी, जिस दिन श्री राम लला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा हुई। और अयोध्या में 10 किलोमीटर की सड़क, टोटल उसकी स्ट्रीट लाइट सोलर से आई। यानी उसी अयोध्या में, अयोध्या दुनिया का पहला शहर बना जिसमें लॉन्गेस्ट स्ट्रिप ऐसी है जो टोटल सोलर एनर्जी से आ रही है। वैसे आपको एक और बात बता दूं, आपने शायद बहुतों को ना पता हो, स्ट्रीट लाइट
दुनिया में देने वाला दुनिया का पहला शहर यूरोप के बाहर कौन था? भारत का बेंगलुरु 1902 में। पहला हाइडल पावर प्रोजेक्ट यूरोप के बाहर भारत में शुरू हुआ 1892 में मैसूर में शिव समुद्र प्रोजेक्ट। बहुत से लोग कहते हैं ना कि सब कुछ चाचा जी भी थे, तो ये भी याद दिलाने की जरूरत है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर भी उससे पहले बन गया था और भारत को नोबेल प्राइज भी उससे पहले मिल गया था। आपको पता है सीवी रमन वॉन द फर्स्ट नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स। तो कहते हैं ना इंडियन फर्स्ट इंडियन टू गेट द नोबेल प्राइज ऑफ फिजिक्स। दिस इज नॉट ट्रूथ, दिस इज हाफ ट्रूथ। ही वाज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन, फर्स्ट नॉन वाइट टू गेट अ नोबेल प्राइज इन एनी ब्रांच ऑफ फंडामेंटल साइंस। तो आप सोचिए कि भारत ज्ञान विज्ञान में कितना आगे बढ़ के खड़ा था। मगर समझने की बात क्या है, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि दिमाग पर से गुलामी की मानसिकता को हटाना है। हम टेक्नोलॉजी में बहुत आगे नहीं थे, ये हमारे दिमागों में भरा हुआ है और उस मानसिकता से अपने को मुक्त करना है। आप सबको पता होगा कि इलेक्ट्रिसिटी की खोज पहला बल्ब एडिसन ने बनाया, मगर उसी के साथ जेसी बोस ने भी खोजा था। और आज दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया, इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ने 2000 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जाके आप चेक करिए, 2007 में एक्सेप्ट कर लिया कि दे गिव इक्वल क्रेडिट टू जेसी बोस फॉर इन्वेंशन ऑफ बल्ब जो एडिसन को मिला था, क्योंकि हम उस समय पेटेंट नहीं करा पाए थे। मगर आप मजे की बात देखिए, 2007 में तो आप लोग तो बहुत बच्चे रहे होंगे उस समय, किसी को ध्यान था कि भारत को ये अचीवमेंट मिल गया है ना? ये 14 के बाद ध्यान आना शुरू हुआ, क्योंकि भारत का स्वाभिमान को उभरने नहीं दे रहा था। अब आप आइए, कैलकुलस, ये केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स ने न्यूटन से 350 साल पहले एक्सेप्ट किया था। ये मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में 2013 में एक्सेप्ट कर लिया, 2012। आप जाके चेक कर लीजिएगा। और उसकी कोई 2012 में चर्चा ही नहीं हुई, चर्चा 2014 के बाद शुरू हुई। हमारे साइंटिफिक अचीवमेंट के जो क्षमताएं हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 21वीं सदी की सबसे बड़ी अभी तक की साइंटिफिक खोज क्या है, जिसको आप सो कॉल्ड गॉड पार्टिकल कहते हैं, हिग्स बोसॉन, जो 1 अप्रैल 2012 को सेल लैबोरेटरी में खोजा गया। हिग्स बोसॉन का नाम जो है फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ यूनिवर्स, जिससे सारा बना है, वो हिग्स बोसॉन का नाम हिग्स बोसॉन क्यों है? इट इज बेस्ड ऑन द नेम ऑफ द टू साइंटिस्ट, वन मिस्टर पीटर हिग्स ऑफ इंग्लैंड, जो शायद अभी भी जीवित हैं, और बोसॉन नाम आया है भारत के एक साइंटिस्ट जिन्होंने सबसे पहले 1950s में इसका कॉन्सेप्ट दिया था। हिज नेम वाज सत्येंद्रनाथ बोस। उस बोस से बोसॉन वर्ड आया है, यानी दुनिया की सबसे बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरी पर भारत के हस्ताक्षर आज तक दिखाई पड़ रहे हैं। ये है हमारा अचीवमेंट। मगर अब हम किस मामले में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारी साइंस कमजोर थी, हमने नहीं था। जैसा मैंने पहले भी एक बार इसको पार्लियामेंट में बोला था, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर सिर्फ हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक चेतना का उदय नहीं। आपको पता है कि उस मंदिर में ऐसी व्यवस्था की गई है कि रामनवमी के दिन भगवान राम के मस्तक पर सूर्य तिलक होगा, यानी सूर्य की किरण अपने आप उनके मस्तक पे आगे कॉन्सेंट्रेट होगी। पता है ना आपको? तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? आप मुझे कितने लोगों को पता है कि इसमें किस किस इंस्टीट्यूट ने योगदान दिया है? 3 इंस्टीट्यूट। फर्स्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलोर, क्योंकि सारे ग्रहों की प्लैनेटरी पोजीशन को कैलकुलेट करना और उसके अंदर आने वाले वेरिएशन को भी कैलकुलेट करना, ताकि हर साल वो आप उस वेरिएशन के हिसाब से पोजीशनिंग रख सकें, वो काम किया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलोर ने। फिर उसके हिसाब से स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, वो सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की ने डिसाइड किया। फिर जब स्ट्रक्चर बन गया तो कॉन्वेक्स लेंसेज के पैटर्न के थ्रू कैसे लाके उस पॉइंट पे कंसंट्रेट करना है, वो एक प्राइवेट कंपनी थी, उसने किया है। अब आप सोचिए, हम कह रहे हैं साहब बड़ा शानदार कमाल किया, परंतु ऐसा ही सूर्य तिलक तो कोणार्क के सूर्य मंदिर में भी होता था, ऐसा ही आंध्र प्रदेश के वेद नारायण मंदिर में भी है, ऐसा ही कोल्हापुर की महालक्ष्मी मंदिर में है कि जब 2 इक्विनॉक्सेस पड़ते हैं 21 मार्च और 21 सितंबर, तो एक दिन देवी के चरणों पर पड़ता है सूर्य और एक दिन देवी के हृदय में पड़ता है और चला जाता है।
तो भाई उस जमाने में तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स नहीं था, CBRI नहीं था, फिर भी कैसे बना लिया? इसका मतलब हमारा ज्ञान विज्ञान कितना उन्नत था वो हमें समझना चाहिए, और उसके बाद हमारे दिमाग में भर दिया गया कि हम साइंटिफिक थे। किसने भर दिया? उन लोगों ने भर दिया जो कहते थे धरती चपटी है, उन लोगों ने बता दिया जो कहते थे धरती स्थिर है। उन्होंने इतने सटीक कैलकुलेशन करने वालों के, इसे कहते हैं आइडियोलॉजिकल सबवर्जन, दिमाग में बैठा दिया। मैं एक बिंदु और बता के फिर आप लोगों के प्रश्नोत्तर होंगे तो वो भी ले लेंगे। हम कहते हैं कि भारत को विश्व को जगत गुरु बनाना है, तो हम जगत गुरु थे, इसका प्रूफ क्या है? एक प्रूफ तो सबको पता है, 7 डेज ऑफ वीक होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ये सीक्वेंस किसने तय किया? इस सीक्वेंस में कोई लॉजिक है क्या? भाई संडे के बाद मंडे यानी सूर्य के बाद चंद्रमा। अगर हम ये कहते हैं कि सूर्य से डिस्टेंस पे लेना है तो सूर्य से सबसे नियरेस्ट प्लैनेट कौन है? मरकरी। उसके बाद देन नेक्स्ट इज वीनस। तो ये तो सीक्वेंस नहीं है। चलो हम कहते हैं बड़े साइज के हिसाब से लेना है तो सबसे बड़ा प्लैनेट कौन है? बृहस्पति। उससे बड़ा है, उसके बाद नेक्स्ट है शनि। वो भी सीक्वेंस नहीं है। तो ये सीक्वेंस कहां से आया? ये सीक्वेंस बताएं। और ये पूरी दुनिया मान रही है इसको। ये सीक्वेंस कहां से आया? जय बार आप पूजा करते होंगे, आपने ध्यान ही नहीं दिया होगा। जब 9 ग्रहों की शांति का मंत्र पढ़ा जाता है तो क्या बोला जाता है? ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य और गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रहा शांति करो भवन। भानु सूर्य, शशि चंद्रमा, भूमि सुत मंगल, बुधश बुध, गुरु शुक्र शनि। वही सीक्वेंस है ना? ये सीक्वेंस तो पूरी दुनिया मान रही है। और ये सीक्वेंस क्यों कोडिफाइड है उस मंत्र में? वो बहुत टेक्निकल चीज है। आप में से जिन लोगों ने थोड़ा बहुत एस्ट्रोनॉमी पढ़ी हो, वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ी हो, तो उसमें एक होरा होता है, हर दिन का एक होरा होता है। जो हॉरोस्कोप वर्ड जो है अंग्रेजी का, इसी होरा से आया है, हमारे होरा से। तो एक प्रतिदिन का जो होरा होता है वो 24 घंटे बाद एक सीक्वेंस के बाद दूसरा ग्रह आ जाता है। तो सूर्य का होरा जब होता है तो नेक्स्ट डे जो पहला होरा होगा वो चंद्र का होगा, उसके नेक्स्ट डे जो पहला होरा होगा वो मंगल का होगा, उसके नेक्स्ट डे बुध का होगा। ये वैदिक ज्योतिष के अनुसार ये सीक्वेंस था जो उस मंत्र में कोडिफाइड था। वरना मैं चैलेंज करके पूछता हूं, बता दे मेरे भाई, दुनिया में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे का कोई रीजन तो बता दो। ये है छुपी हुई बात जो अभी तक लोगों को नहीं पता थी कि दुनिया हमारी सारी बात को मानती है। मगर आज जरूरत क्या है? देखिएगा, सबसे बड़ी समस्या जानते क्या है? आज ये जो भारत के स्वाभिमान की लड़ाई है, ये आजादी की लड़ाई से ज्यादा बड़ी है। अगर हमारे ग्रैंडफादर्स उस पीढ़ी में रहे जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, तो आप लोग उस पीढ़ी में हैं जो आजादी की लड़ाई से ज्यादा पेचीदा लड़ाई लड़ रहे हैं। आप कहें कैसे पेचीदा? आजादी की लड़ाई वो थी कि आप जेल में हैं, आदमी को पता है मैं जेल में हूं, मुझे जेल से बाहर निकलना है, और अगर मुझे जेल से बाहर निकलने का मौका मिल जाए तो मैं कभी जेल में वापस नहीं आना चाहूंगा। ये थी आजादी की लड़ाई। और मुझे जेल चाहे तोड़ के निकलना है, किसी भी तरीके से जेल से निकलना है। पर आज ये दिमागों में जो हमारे भरा हुआ है ना, ये वो है जैसे ड्रग का इंजेक्शन दे दिया गया। इसको ड्रग का इंजेक्शन दे दिया जाता है, उसे घर से बाहर निकलने का रास्ता ही बता दो, निकलना ही नहीं चाहता, वो उसी दुनिया में रहना चाहता है। तो हमारे दिमागों में बहुत से वेस्टर्न थॉट प्रोसेस, एंटी इंडियन प्रोसेस, जिसे सुषमा स्वराज जी ने, अगर आप लोगों को ध्यान हो, 13 दिन का 1996 के स्पीच में कहा था कि इस भारत में बौद्धिक होने का प्रमाण तब है जब आप अपने भारतीय होने पर ग्लानि का अनुभव करें और हिंदू होने पर शर्म का अनुभव करें, तब आप इंटेलेक्चुअल माने जाते हैं इस देश में। ये दिमाग में हमारा मारिजुआना का इंजेक्शन घुसा हुआ है। इसलिए मैं आपको बताऊंगा ना, अभी मान लीजिए सोशल मीडिया पर आएगा तो तमाम उस इंजेक्शन से ग्रस्त लोग कूद पड़ेंगे ये कहने के लिए, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं था, ये नहीं था। अरे हमारे भारत में कोई श्रेष्ठता नहीं थी, सब कुछ गलत था। मजे की बात ये, धरती चपटी और धरती स्थिर वालों ने कभी नहीं कहा कि हमारे यहाँ ये नहीं था। हमारे इतने सटीक शानदार कैलकुलेशन करने वाले लोगों के बीच में उसी परंपरा से आए हुए लोग लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं कि भारत के अंदर अच्छा कैसे बता दिया, खराब था। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा गुलामी की मानसिकता से बाहर आना है। इसलिए आप इससे बाहर आइए। और मैं पुनः कहना चाहता हूं कि हमारी युवा पीढ़ी को यह भी समझना चाहिए कि वो आपके दिमागों में कैसे भरा हुआ है
अभी हम माँ सरस्वती की हमने आराधना की। आपको पता है जापान में एक देवी है जिनका नाम है बैजेंटीन, वो कहलाती हैं गॉडेस ऑफ विजडम। हाथ में है उनके वीणा और व्हाइट लोटस पे बैठती हैं। आप कुछ बताने की जरूरत है कि वो क्या है? ये तो हुआ एक्सट्रीम ईस्ट में। आप वेस्ट में जाइए तो आप में से कुछ लोग कभी अमेरिका गए हैं? अगर अमेरिका जाइए तो वॉशिंगटन में, जैसे आप दिल्ली में जाएं तो हर राज्य का भवन है, गुजरात भवन है, छत्तीसगढ़ भवन है, मध्य प्रदेश भवन है। वॉशिंगटन में हर राज्य के नाम पे एवेन्यू है। आपको न्यूयॉर्क एवेन्यू मिलेगी, आपको तो उसमें मैसाचुसेट्स एवेन्यू के ऊपर इंडोनेशिया की एम्बेसी है, जो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है। उसके बाहर 9 फुट की सरस्वती जी की प्रतिमा है, जिसके नीचे 3 बच्चे बैठे पढ़ रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश वो ये कहता है कि माँ सरस्वती हमारी संस्कृति के प्रतीक है, इसका हमारा धर्म के साथ कोई मतभेद नहीं है। ये एक्सट्रीम पश्चिम से लेकर एक्सट्रीम पूरब तक भारत का प्रभाव साफ दिख रहा है। मगर आप यही बात समझिए, अभी महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है, इसे मेंटल प्रोग्रामिंग कहेंगे। हमारे बहुत से बच्चे खड़े होकर ये पूछते हैं कि उस पर दूध क्यों डाला जाता है, दूध क्यों चढ़ाया जाता है शिवलिंग के ऊपर, पानी क्यों चढ़ाया जाता है। मगर उनमें से कोई बच्चा कभी नहीं पूछता कि फटी हुई जीन्स क्यों पहनी जाती है। कभी नहीं पूछता कि इसमें कौन सा फर्क है जो हमें प्रेरित करता है। इसे कहते हैं मेंटल प्रोग्रामिंग। कि एक चीज में तो आप कभी नहीं पूछेंगे, जो कहा जाएगा उसे मान लेंगे। और मजाक में कहूंगा, लोग कहते थे अरे भाई कोई तुझसे कहेगा तो अपने कपड़े फाड़ लो, तो कपड़े फाड़ लोगे तो कहेंगे हाँ फाड़ लेंगे, मगर अपने भगवान के ऊपर सवाल करेंगे। इस मानसिकता से बाहर निकलिए और भारत का शानदार भविष्य आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। मगर ये भी याद रखिएगा, एक बात और कह देना चाहता हूं, सबसे बड़ी समस्या जानते हैं क्या है? आज की युवा पीढ़ी में एक बहुत बड़ी चुनौती आ गई है। प्यार मोहब्बत की बातें तो बहुत होती, फिर कहते ब्रेकअप हो गया। देखिए ये भी एक मेंटल प्रोग्रामिंग है, समझिए। प्रेम में कभी ब्रेकअप नहीं होता। जो ब्रेकअप हो जाए वो प्रेम नहीं होता, वो सिर्फ आकर्षण होता है। ये समझिए कि प्रेम वो है कि सांसें ब्रेक हो जाएं मगर ब्रेकअप नहीं हो सकता। पर आज का जमाना तो चला गया। एक शेर है ना कि माना मुझे अपना हाल बयां करना नहीं आता, पर तुझे भी तो उसे एहसास करना नहीं आता। वो दिन गए जब मोहब्बत हुआ करती थी जान की बाजी। अब कोई बिछड़ जाए तो कोई मर नहीं जाता। अब मर नहीं जाता नहीं, अब तो मार देता है, काट के सूटकेस में भी भर देता है। इसलिए ये जो मेंटल प्रोग्रामिंग की गई है ना कि सिर्फ अट्रैक्शन को प्रेम का नाम दे दो, उससे बचने की जरूरत है। और उसका आपको प्रेरणा कहां से मिलती है? रामायण में जब सीता माता का हरण करने के लिए रावण आया था तो राक्षसी वेश में आया था कि साधु का वेश बना के आया था? तो दिखने वाला हर व्यक्ति साधु नहीं होता है। बहुत से रावण है जो साधु का वेश बना के घूम रहे हैं। तो मैं बच्चियों से कहूंगा बहुत सावधान रहिए। एक लाइन में कहूंगा, बिटिया इस संसार में संभल के चलियो जाए, ना जाने किस भेष में कब रावण मिल जाए। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो हमारे बेटे हैं, बच्चे हैं, वो भी अपने ज्यादा स्मार्ट ना समझे। अरे मैं तो बड़ा स्मार्ट हूं, मैं इमोशनल थोड़ी हूं, मैं तो सब टैकल कर लेता हूं। आजकल वो भी ऐसे ऐसे चक्करों में फंसते हैं कि फिर घूमते ही रह जाते हैं। तो मैं उनसे भी कहूंगा, बिटवा इस संसार में संभल के चलियो जाए, ना जाने किस मोड़ पर कब सूपड़ा खा मिल जाए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप सब अपने माँ बाप को हर चीज में कॉन्फिडेंस में लीजिए, आप अपने टीचर्स को कॉन्फिडेंस में लीजिए। और ये जो छल प्रपंच आपके दिमाग में बैठाला गया है, अंत में सिर्फ एक बात, ये देश था किस चीज के लिए जाना जाता था? हम जगत गुरु थे तो केवल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए नहीं थे। सोशियोलॉजी इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए तो कोई भी पढ़ सकता है, किताबों से पढ़ ले और इंटरनेट से जाके पढ़ ले। भारत के लिए कहा गया है, एतद् देशे प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मना स्व स्व चरित्रम शिक्षेण पृथिव्याम सर्वमानवा। वो देश जहां पृथ्वी के सारे मानव आकर अपने अपने चरित्र की शिक्षा लेते थे।
महत्व की बात अब ये हो गई है, चुनौती की बात ये हो गई है कि आज की युवा पीढ़ी के दिमाग में क्या भर दिया गया है, याद है 100 साल पहले स्वामी विवेकानंद ने कहा था, इन अवर कंट्री कैरेक्टर मेक्स द मैन, इन योर कंट्री टेलर मेक्स द मैन। और आज बच्चों को गीत सुनाया जाता है, मैं क्या करूं, मैं सारा कैरेक्टर ढीला है। इसलिए चरित्र को धारण करिए, और इसीलिए रामचरितमानस लिखा था तुलसीदास ने। राम के चरित्र को मन में धारण करिए, भारत का चरित्र वो बन के उभरेगा कि बड़े बड़े आकर झुकेंगे। आप आश्वस्त रहिए कि भारत का वह समय आ चुका है। भारत मां अंगड़ाई लेती, सुप्त चेतना जाग रही। हम वो हैं, हनुमान जी की तरह अपनी शक्ति भूले हुए थे। जिस दिन शक्ति याद आ जाएगी उस दिन भारत के सामने कोई टिकने वाला नहीं है। तो भारत मां अंगड़ाई लेती, सुप्त चेतना जाग रही, और ऋषि मुनियों की देवधरा फिर अपना रूप संवार रही। और मैं युवा पीढ़ी से यह भी कहना चाहूंगा कि वी आर द यंगेस्ट नेशन। अब तो बिगेस्ट नेशन भी इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन हो गए। वी आर द यंगेस्ट नेशन, इट इज ट्रुथ? नो, इट्स हाफ ट्रुथ। वी आर द यंगेस्ट नेशन एंड ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। हमारा एक स्वर्णिम भविष्य हमारी प्रतीक्षा कर रहा है, तो एक गौरवशाली अतीत भी है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये 25 वर्ष वो आधार बनाएंगे जो 1000 साल के लिए भारत का भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेंगे। हम वो है, एक आध चुनाव की बात नहीं सोचते, 1000 साल आगे के भारत के बारे में सोचते हैं, और 10,000 साल पीछे के भारत के बारे में भी सोचते हैं। बस वर्तमान को संभालिए। तो गौरवशाली था भूत, भूत यानी भूतकाल, पास्ट। गौरवशाली था भूत, भविष्य भी महान है अगर संभाले आप उसे जो वर्तमान है। धन्यवाद। આગળ જવાનું કે જરા ફટાફટ કટકટ ટૂંકમાં બોલીએ હોય